Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the news analysis for 1st and 2nd of September 2024. 1 और 2 सितंबर का न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे। आई होप आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं एंड वी विल बी स्टडिंग इट टुगेदर। तो जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स या न्यूज आर्टिकल है मैं सारे डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम द बैक ऑफ द पेजेस। सबसे पीछे से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स वहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो न्यूज आप देखेंगे दैट इज फ्रॉम पेरिस, यानी कि फ्रांस से ये न्यूज आर्टिकल है। यूनेस्को टैग मांगा है उन लोगों ने जिंक रूफर्स के लिए। जिंक रूफर्स क्या होता है एक्चुअली? वहां पे जो स्काईलाइन जो वहां पे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। दे यूज जिंक कोटिंग ऑन द रूफ। तो एक तो इसको वो बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी हम इसको कर रहे हैं, हीट रेडिएट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब हीट, अर्बन हीट डोम नहीं क्रिएट होने देंगे, ये सारी चीजें वो बोलते हैं। इससे यूपीएससी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो वो जिंक रूफर्स के बारे में पूछ सकता है ना, जिंक रूफर्स कहाँ के लिए था, क्यों न्यूज में था, ये पूछ सकता है। दूसरा, इंडिया के जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं जो साइट्स हैं इंडिया की वो दो तीन अलग अलग फॉर्मेट में। एक तो कल्चरल साइट्स हैं, देयर आर सम कल्चरल साइट्स। कल्चरल साइट्स कितनी है इंडिया की? 35 कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है ना। एक तो याद रखिएगा 35 कल्चरल साइट्स हैं। नेचुरल साइट्स जो है वो 7 है ना। 35 कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स 7 है एंड एक मिक्स्ड साइट भी है, एक मिक्स्ड साइट है। तो टोटल अपन देखेंगे तो 35 7 42 और एक 43, 43 साइट्स आ देयर। मिक्स्ड साइट जो है वो कंचनजंगा है, दैट इज कंचनजंगा। नेचुरल साइट्स जो है वो है आपका जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, लिख सकते हैं आप लोग, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट, ये इसके नेचुरल साइट्स हैं। और आपके 35 जो कल्चरल साइट्स उसमें तो विक्टोरिया गॉथिक, जंतर मंतर हो गया, ताजमहल, सन टेम्पल, रेड फोर्ट, रानी की वाव आपका गुजरात में है। देन मोइडम्स जो माउंट ब्यूरियल होता था अहोम डायनेस्टी का, है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं मैं। मोइडम्स बोलते थे इसको, मोइडम्स बोलते थे, ये अहोम्स के माउंट ब्यूरियल्स होते थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है आप लोगों से। रुद्रेश्वर टेम्पल आपका रामप्पा जी, इसको रिसेंटली दिया गया था 2021 में, ककटिया डायनेस्टी का था ये, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखें। 2023 में दो तीन जैसे भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं उनको 2023 में दिया गया है। होयसालास के जो सैक्रेड एंसेंबल है उनको 2023 में दिया गया है। शांति निकेतन, ये क्वेश्चन आया भी था इस बार यूपीएससी में, शांति निकेतन को 2023 में दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आप जरूर याद रखिएगा। लेटेस्ट वाले तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है। और मोइडम्स ये सबसे लेटेस्ट है। मोइडम्स जो मैंने आपको बताया ना, अहोम्स के ब्यूरियल जो थी, ये 2024 में दिया गया इसको, था ना। तो इट वाज द मोस्ट लेटेस्ट वन, है ना, मोइडम्स। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है ये, इसमें आपको क्वेश्चन काफी सारे बनेंगे, है ना। एक तो लोकेशन पूछ सकता है, दूसरा इनमें से कौन से कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, कौन से नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो न्यूज आर्टिकल है वो देखो यहाँ पे, स्टील इंपोर्ट्स हिट शिप रिसाइकलर्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, दो प्रॉब्लम चल रही है, डुअल डिक्लाइन। देखो डुअल डिक्लाइन लिखा है ना, दो डुअल डिक्लाइन। इंडिया के स्टील इंडस्ट्री में दो प्रॉब्लम चल रही है। पहली क्या चल रही है कि हमने एक तो स्टील इंपोर्ट्स जो हमारे स्टील का यूज है, मतलब सप्लाई है, वो कम कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, स्टील का इंपोर्ट भी कम किया है और स्टील के इंपोर्ट के कारण जो शिप की सप्लाईज है वो भी हमने कम कर दिया है। शिप की सप्लाईज भी डिक्लाइन कर गई है, ठीक है ना। तो अब दो चीजें, एक तो स्टील की कमी है, दूसरा स्टील की कमी से शिप की कमी है। अब जब शिप की कमी होगी ना, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में इंडस्ट्रीज चलती हैं जो स्क्रैप स्टील बनाती हैं। स्क्रैप स्टील मतलब कि जैसे आपने पूरा एक शिप यूज किया और शिप बना करके जब खत्म हो जाता है शिप, तो वो हम दे देते हैं अलंग में। अलंग गुजरात में एक यार्ड है, अलंग, ALANG। अलंग में क्या होता है, फिर इसको तोड़ा जाता है, फिर वहां से स्क्रैप स्टील निकलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब शिप कम बनेंगे तो ये अलंग की जो री रोलिंग मिल्स है और जो स्क्रैप स्टील की जो इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो वहां पे जो डिसमेंटलिंग कटिंग का काम चलती है, देखो अलंग लिखा हुआ है ना, ये अलंग लिखा हुआ है, तो अलंग गुजरात में है ये। तो इस तरीके के जो यार्ड्स हैं जो शिप रैकिंग का काम करते हैं और यहाँ से फिर स्क्रैप स्टील बनाते हैं, जो बिल्कुल जो कचरे टाइप का स्टील होता है, जो तोड़ ताड़ के बनाया गया होता है, फिर उसकी दोबारा से रोलिंग करके दोबारा उसको रिसाइकल किया जा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे अलंग जैसी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज। और इसके दो रीजंस है, डुअल दो रीजंस क्या क्या है, देखो मैंने लिखा है। द करंट सिचुएशन स्टील, ये है, हिस्टोरिकली क्या होता था कि जब शिप रिसाइकलिंग सप्लाई डिक्लाइन करती थी तो उस समय स्टील की डिमांड बढ़ा दी जाती थी।
लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ द सप्लाई ऑफ शिप्स एंड डिमांड ऑफ स्टील हैज डिक्लाइन। तो सप्लाई ऑफ शिप्स तो डिक्लाइन हुआ ही है, डिमांड ऑफ स्टील भी डिक्लाइन हो गया है। तो दिस इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज, है ना। तो यहाँ पे आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको आप दिमाग में रखना, इसको याद रखना। दिस इज द थिंग व्हिच द ऑथर वांट्स टू मेक श्योर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे हम आते हैं, आर द लाई डिटेक्टर टेस्ट लीगली वैलिड। अब देखो मैं इसको और बहुत ही सिंपल ढंग से इस आर्टिकल को समझाऊंगा, बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बहुत सिंपल ढंग से आपको समझाऊंगा। देखो लाई डिटेक्टर टेस्ट ये सब जो होते हैं इनको इनको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। इनको क्या बोला जाता है? डीडीटी बोला जाता है, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। अब ये दो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है, देखो इसमें जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है ना। दूसरा होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट, है ना। दूसरा क्या होता है? नार्को एनालिसिस। और तीसरा होता है ब्रेन मैपिंग, ठीक है ना। पहला क्या हो गया? पॉलीग्राफ। दूसरा क्या हो गया? नार्को एनालिसिस। और तीसरा क्या हो गया? ब्रेन मैपिंग, ठीक है। अब जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उस पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली हैंड कफ्स और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपकी बॉडीज के साथ अटैच किए जाते हैं। और अटैच करके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, सेंसरी इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, जो कि फिर आपके ब्लड प्रेशर को या आपके स्किन रिस्पॉन्स को फिर वो, जैसे स्वेट तो नहीं आ रहा है या इनको जज करके फिर वो डिटरमाइन करते हैं कि व्यक्ति सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट थिंग वो क्या करते हैं, वो आपके बॉडी के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, अटैच कर देंगे, उसमें ऑयल लगा के, लिक्विड लगा करके, एंड देन दे विल सी कि आपके स्वेट ग्लैंड्स तो नहीं चेंज हो रहे, पल्स रेट तो नहीं चेंज हो रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न तो नहीं चेंज हो रहा है, या प्रेशर तो नहीं चेंज हो रहा है। ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा होता है फिर जैसे नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया। तो नार्को एनालिसिस में एक सीरम होता है सोडियम पेंटोथाल का, सोडियम पेंटोथाल। तो सोडियम पेंटोथाल का यूज करके ये डिटरमाइन किया जाता है कि व्यक्ति झूठ ना बोले। सिडेटिव स्टेट में डाला जाता है उसको, सिडेटिव मतलब थोड़ा सा नशे टाइप की स्टेट में डाल दिया जाता है। तो ये इसमें सोडियम पेंटोथाल, ये नाम जरूर लिख लेना, है ना। यूपीएससी अगर पूछेगा तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नार्को एनालिसिस में इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग अगेन ब्रेन की न्यूरल इंपल्सेस को डिटरमाइन करता है ना। जैसे आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ से उनके इमोशंस को डिटरमाइन करता है। अब देखो होता क्या था कि 2010 के पहले तक, 2010 के पहले तक सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स जो इंडिया के हैं बहुत ज्यादा इन टेक्नोलॉजीज को अच्छा मानते थे। बोलते थे भाई ये साइंटिफिक मेथड्स हैं, है ना, तो इन्वेस्टिगेशन में इनका यूज करना चाहिए। देखो ये लिखा भी है कि रोहो जॉर्ज का जजमेंट था 2006 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न मेथड्स, है ना। इनको सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न मेथड्स कहा गया था रोहो जॉर्ज के केस में। देन दिनेश डालमिया का केस था 2006 में, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि दे आर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिख रहा है ना, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला गया। तो इस तरीके की चीजें कही गई थी। लेकिन 2010 के बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। लिख लीजिए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब मैं पढ़ाता हूं अपने कोर्स में तो भी मैं इस केस के बारे में बोलता हूं लोगों को, और बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो है, उसने कहा था कि नो लाई डिटेक्टर टेस्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट। तो 2010 के बाद ये जो जजमेंट आया सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ उसका, तो इसके बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो इसमें ये कहा गया कि नाउ यू शुड नॉट डू द लाई डिटेक्टर टेस्ट अनलेस यू हैव द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 आप पढ़ेंगे तो उसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप खुद के लिए वो नहीं बन सकते, खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, वॉलंटरली आपको करना है, आपको अपना गुनाह कबूल करना है, आप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी फोर्स्ड। और ये एक जो ये लाई डिटेक्टर्स और पॉलीग्राफ एंड दे आर एक्चुअली फोर्स्ड मेथड्स, है ना। दूसरा इसमें इशू ये है, ऑथर ने ये भी कहा है कि ये ऑब्वियस बात है, अगर आप फोर्स करते हैं तो दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने ये भी कहा कि डायरेक्टली जो लाई डिटेक्टर में बोला जाएगा उसको हम एविडेंस नहीं मानेंगे। हाँ, अगर उस इंफॉर्मेशन से कुछ हमको डिस्कवर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने नार्को एनालिसिस किया और उसमें जो एक्यूज था उसने मर्डर वेपन बता दिया कहां पर है, मर्डर वेपन बता दिया। अब आपने वहां ढूंढा और वेपन
वेपन मिल भी गया तब आपको जरूर चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज सिर्फ ये बताने से कि मर्डर वेपन कहाँ है आपको मर्डरर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जब आप नार्को एनालिसिस और ये करें, 2010 के केस सेल्वी कुमार के केस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका लॉयर आपके पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको ऑब्वियस फिजिकल इमोशनल और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे होंगी, तो यू शुड हैव योर लॉयर विथ यू। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मतलब अनफॉर्चुनेट हमने देखा कि रेप केस हुआ कैलकाटा में, एंड उसके बाद ये अभी वहां पे जो कई लोग हैं जिनके ऊपर शक है तो उनको उनके ऊपर लाई डिटेक्टर किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं ओपिनियन पार्ट में। तो यहाँ पे रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब ये जो आर्टिकल है यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया क्यों इंडिया में इतना ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की और क्यों इतने सीट्स वैकेंट रह रही हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले तो वैकेंसी बताई है कि लगभग अप्रैल में ही 60 लाख केसेस तो पेंडिंग थे हाई कोर्ट में, ठीक है ना। हालांकि ये करोड़ों से ज्यादा के नंबर हैं अगर आप लोअर जुडिशरी के अभी मिला लो केसेस, लेकिन हाई कोर्ट की बात चल रही है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि 30% सीट्स हाई कोर्ट की वैकेंट है ना, तो 30% सीट्स वैकेंट है, 60 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो ऑथर ने बताया इसका रीजन क्या है। तो ऑथर ने सबसे पहले तो कोलिजियम और एनजेसी को कंपेयर किया है, जिसमें ऑथर ने कहा है कि जो मेन डिले होता है अपॉइंटमेंट में वो होता है ड्यू टू द स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। जैसे नाम यहाँ पे भेजता है कोलिजियम, फिर वो जाकर पेंडिंग रहता है ना, जो एमओपी है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, उसके थ्रू वो जाकर एग्जीक्यूटिव के पास पेंडिंग रहता है, फिर उसको फाइनली असेंट दिया जाता है, तब जाकर के माने जाते हैं। हालांकि जो नामों का सजेशन है वो केवल कोलिजियम ही दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला कि देखो पहले क्या था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाई गई थी, एक्ट लाया गया था 2014 में, है ना, एनजेसी एक्ट जिसको बोलते हैं, एंड वाज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि चूंकि ये इंटरफेयर करेगा विद द फ्रीडम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, देयरफॉर हम इसको नहीं मान सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उन्होंने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। अब हुआ क्या था कि इसमें एक दो मेंबर लॉ मिनिस्ट्री के भी डाल दिए गए थे, लॉ मिनिस्टर को डाल दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट का रोल ऐसा ना हो कि इंटरफेयर बढ़ जाए और बाद में अपॉइंटमेंट में दिक्कत होने लगे। सो दैट इज द रीजन वाई उन्होंने इसको मना कर दिया, ठीक है ना, 2014 में। ऑथर ने कहा कि भैया कोलिजियम सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला कि ये बहुत ओपेक सिस्टम है। ओपेक सिस्टम है मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे ट्रांसपेरेंसी ना हो इतने बड़े ऑफिस को लेकर के, तो दैट इज द वन थिंग। सेकंड, ऑथर ने कहा कि भैया इसमें अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है, और नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब आप समझते होंगे, है ना, कंगना रनावत जी ने पूरे इंडिया को नेपोटिज्म तो समझा ही दिया है। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि अपने भाई, चाचा, भतीजे इन सबको नौकरी में रख लेना। तो यही उन्होंने कहा कि जुडिशरी में ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो क्रेडिबिलिटी की भी कमी है, ट्रांसपेरेंसी भी की भी कमी है, और ओपेकनेस बहुत ज्यादा है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं, ऑथर का कहना है कि दूसरी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे जजेस खुद ही जजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप एनजेसी को लगते तो हाँ, आप उसको रिफॉर्म कर लेते ना, आप उसको एनजेसी को ही रिफॉर्म कर लेते, इसको ट्वीक कर लेते, आपको जो पार्ट लग रहा है ना। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का, कि भैया जो पार्ट आपको लग रहा है कि सही नहीं है तो उस पार्ट को सेवर कर दो, उस पार्ट को अलग कर दो, पूरा का पूरा एक्ट आपने हटा दिया, है ना। तो रिफॉर्म कर लेते आप एनजेसी की प्रोसेस को, विच वाज अ मच बेटर सिस्टम। ऑथर का कहना है ज्यादा बेटर सिस्टम है, एंड इट विल गिव अ बेटर प्रोफेशनल्स आल्सो, है ना, इन अ क्विक टाइम, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दोनों को साथ ला लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे ऑथर ने दूसरी कंट्रीज का बताया, जैसे कि यहाँ पे यूके का बताया कि भाई वहां पे एक कमिटी है, विच देयर इज अ कमिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहां पे वो करती हैं, ठीक है ना। सेम गोज विद जैसे दूसरी कंट्रीज में भी यही, साउथ अफ्रीका में भी जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऑथर ने वही कहा कि आप रिवर्क करो एनजेसी को, जो भी आपको लगता है कि एलिगेंट फॉर्म है, जो भी आपको लगता है कि वैलिड सिस्टम होना चाहिए वैसा करो, लेकिन डोंट बी मतलब इतने ज्यादा ओपेकनेस के साथ आप ट्रांसफर और ये मत करो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कोलिजियम क्या है, कोलिजियम में कौन कौन आता है, ठीक है ना। तो अगर आप इफ यू कैन टेल मी दैट, है ना। अब आते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ, देखते हैं दूसरा क्या एडिटोरियल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा आर्टिकल है इंडियाज नेबरहुड वॉच, पास्ट एंड प्रेजेंट।
ठीक है। तो अब ये जो आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल में ऑथर ने 3 से 4 कंट्रीज उठाई हैं जो हमारे नेबर्स हैं, और इनमें क्या प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली अभी, और इंडिया का उसमें क्या रिस्पॉन्स है वो है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑथर ने बताया भैया कि बांग्लादेश, ठीक है ना, द इशू इज विद बांग्लादेश, ठीक है। तो सबसे पहले बांग्लादेश को ऑथर ने कहा कि भाई शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वहां पे वो कोलैप्स कर गई है ना, आपने देखा कि वो किस तरीके से भागी भी बेचारी अपनी जान बचा करके, ठीक है ना। तो 2024 में ही शेख हसीना की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। क्यों कोलैप्स कर गई? एक तो पॉलिटिकल रीजंस थे बहुत सारे, दूसरा इकोनॉमिकल रीजंस भी थे, वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी भुखमरी टाइप की कंडीशन भी आ रही थी, है ना। एंड दूसरा जो है कि इसमें ऑब्वियस सी बात है जो वहां पे जो अपोजिशन था दैट वाज आल्सो आर्मी का भी इशू था। तो बहुत सारी चीजें थी जो बांग्लादेश में चल रही थी। देन श्रीलंका की बात ऑथर करते हैं। श्रीलंका में क्या इशू आया? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा हुई, डेमोक्रेटिक क्राइसिस भी थी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस भी ज्यादा हुई, ठीक है ना। देन मालदीव्स का ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया है। मालदीव्स की बात की तो मालदीव्स में आपको पता है कि मुइज़ू गवर्नमेंट आई, है ना, और उसके आने के बाद से वो थोड़ा चाइना प्रो हो गए। ये एक इशू आया कि इंडिया के से रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे उनके, ठीक है ना। देन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है? रिटर्न ऑफ तालिबान, तालिबान आया। फिर अभी बहुत सारे लॉज भी लेके आए जो वहां पे महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द विमेन एंड ऑल, ये इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है ना। देन पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ऑब्वियस सी बात है। देन सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया था 2022 में मिलिट्री ने, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ये सारे इश्यूज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। अब इंडिया का रिस्पांस क्या रहा है? तो सबसे अच्छा रिस्पांस इंडिया का रहा है श्रीलंका के केस में, जहां पे उन्होंने टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के बेल आउट करवाया, ठीक है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के बेल आउट करवाया। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। मालदीव्स के साथ भी हमारा रिस्पांस ठीक था। पहले हमने क्या किया? पहले हमने अडेप्ट करने की कोशिश की, अडेप्टेड टू द न्यू चेंजेस, है ना, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मेन हमने क्या कोशिश की? अडेप्टेशन टू द चेंजेस। मुइज़ू गवर्नमेंट जैसा चेंजेस चाह रही थी वैसा हमने क्या, अपने ट्रूप्स को भी वहां से बुलवा लिया, ठीक है। हमने थोड़ा सहा उनका, लेकिन अब धीरे धीरे रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ भी सेम हमने किया। पहले हम तालिबान को कंसीडर नहीं करते थे, बट चूंकि चूंकि वो पावर में आ गए तो नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एट सम लेवल। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि वी आर नाउ इंगेजिंग विद अफगानिस्तान, ताकि एक तो सेंट्रल एशिया के द्वार खुल जाते हैं हमारे लिए, अफगानिस्तान से ही रूट है सेंट्रल एशिया का। दूसरा, हमको ऑब्वियसली बात उनकी जरूरत भी है। एक और कंट्री है म्यांमार। म्यांमार में भी आपको पता है कि वहां पे भी मिलिट्री जंटा ने किस तरीके से कवर कर लिया है, ऑंग सान सू की को जेल भेज दिया, और ये वहां पे भी बहुत ज्यादा ट्रबल चल रहा है। तो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है और जो म्यांमार है, वहां पे हमको अपने एंगेजमेंट को रिन्यू करने की जरूरत है, पॉलिटिकल सपोर्ट देने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बढ़ाने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक स्टेट को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। A crisis is crisis in वाना that no one talks about। ऑथर ने यहाँ पे महेश सचदेव जी का आर्टिकल है। वाना यानी कि आपका जो वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन हो गया, है ना। वाना क्या हो गया? वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन हो गया। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि भाई यहाँ पे एक कंट्री है सूडान नाम की, जहाँ पे बहुत बड़ा इशू चल रहा है, और सब लोग गाजा की बात करते हैं, सब लोग रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, बट यहाँ की बात कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। और यहाँ वाना में मतलब कि वही वही बता रहा है ऑथर कि जो कॉन्फ्लिक्ट है सूडान आर्म्ड फोर्सेस और वहां पे आरएसएफ यानी कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, सूडान आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्स, इन दोनों के बीच में बहुत कलह चल रही है, बहुत ज्यादा इशू चल रहे हैं। तो ऑथर ने इसके बारे में यहाँ पे बताया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट, यहाँ पे चल रहा है ना। ऑब्वियसली बात है, वहां पे भी मिलिट्री कू हुई थी 2019 में हुई थी, है ना। वहां पे मिलिट्री ने किस तरह कवर कर लिया, फिर वहां पे एक मिलिट्री और सिविलियन का कोलिएशन चलाया गया, बट वो भी नहीं काम किया, है ना। ऑल दीज थिंग्स वर देयर, वो भी काम नहीं कर पाए। ऑथर ने यहाँ पे ये जरूर कहा है कि भैया हमने अपने नेशनल्स को तो इवैक्यूएट कर लिया है, लेकिन हमारे लिए सूडान केवल ऐसा नहीं कि रहने के लिए जरूरी है, हमारे लिए सूडान मार्केट वाइज भी इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रेड 2000 मिलियन डॉलर से ज्यादा कर लिया है, 9:1 के रेशियो में इंडिया के फेवर में है ये ट्रेड। तो व्हाई नॉट वी शुड ऑल्सो मतलब वहां पे अपना सब्सटेंटिव सपोर्ट दें और वहां पे भी किसी तरीके से डेमोक्रेसी को इलेबोरेट करने की कोशिश करें। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे घोस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में लिखा हुआ है। ऑथर ने कहा घोस्ट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? ऐसी यूनिवर्सिटी जो केवल पेपर में एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन ओरिजिनलिटी में ना कर रही हो, है ना, दे आर नोन एज घोस्ट यूनिवर्सिटीज। और एक और चीज याद रखिएगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जगह अपने नाम के आगे यूनिवर्सिटी वर्ड तब तक नहीं ऐड कर सकती जब तक उसको यूजीसी का परमिशन ना मिल जाए। ये यूजीसी एक्ट 1956 में लिखा है, कोई भी संस्था, कोई भी बॉडी अपने नाम के आगे यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकती है जब तक कि उसको यूजीसी की परमिशन ना मिले। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इससे बहुत लोग फिर मिसजज हो जाएंगे और फिर वो जा करके एडमिशन ले लेंगे, है ना, कि यूनिवर्सिटी रहेगी भी नहीं। तो दिस इज देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आज के न्यूज़पेपर में। तो आपको समझ में आ गया होगा। कल का थोड़ा सा हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहे हों। तो एक तो लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। एक जो न्यूज है यहाँ पे देखो, लिखा है बीजिंग मनीला ट्रेड ब्लेम इन न्यू साउथ चाइना सी क्लैश। अब ये हुआ क्या कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी को पूरा क्लेम करता है। चाइना क्लेम्स द साउथ चाइना सी, ठीक है ना। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। देन ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज के भी एरियाज को क्लेम करता है, चाहे फिलीपींस हो चाहे वियतनाम हो। मेनली फिलीपींस के साथ इनका इशू भी चलता है और इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग भी इनके अगेंस्ट जा चुकी है। और ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग चाइना के अगेंस्ट जा चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो लिखा है एक सबीना शोल करके एक जगह है जो कि केवल 140 किलोमीटर लोकेटेड है फिलीपीन के पलावान आइलैंड से, ठीक है ना। तो एक तो दो लोकेशंस आपको याद रखना है, एक तो पलावान आइलैंड याद रखना है। पलावान आइलैंड कहाँ से है? फिलीपींस का है। दूसरा आपको सबीना शोल याद रखना है, विच इज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ फिलीपींस इन द साउथ चाइना सी, ठीक है ना, जहाँ पे चाइनीज शिप देखा गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ तो न्यूज नहीं थी। हाँ, नाउ वी आर DGTR मूव्स लेवी ऑन चाइनाज एल्यूमिनियम फॉइल। अब देखो यहाँ पे क्या है, DGTR यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, याद रखिएगा, ये अप्लाई करता है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? देखो क्या होता है, दो एक्ट, एक होता है डंपिंग, पहले डंपिंग होती है, एक कंट्री क्या करती है, डंपिंग करती है, उससे रोकने के लिए एंटी डंपिंग लगाई जाती है। डंपिंग क्या होता है? जैसे मान लो चाइना में क्या है, चाइना ने खूब सारा स्टील प्रोड्यूस कर लिया, इतना स्टील प्रोड्यूस कर लिया कि मतलब उनकी खपत से बहुत ज्यादा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब खपत से बहुत ज्यादा स्टील आ गया तो ऑब्वियस सी बात है दे विल ट्राई टू सेल, है ना, वो बेचने की कोशिश करेंगे। अब बेचने की कोशिश करेंगे तो दूसरी कंट्रीज में बेचेंगे, है ना, इंडिया जैसी कंट्रीज में बेचने की कोशिश करेंगे। तो अब कैसे बेचेंगे? इनको अपना प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज करेंगे तब जाकर बिकेगा, है ना। तो खूब डिक्रीज करके ये क्या करते हैं कि कौड़ियों के भाव में स्टील को बेचना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो चाइना का स्टील कौड़ियों के भाव में अगर इंडिया में बिकेगा तो इंडियन स्टील कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो ये कहलाती है डंपिंग, जब आप प्राइस को रिड्यूस करके दूसरी कंट्री में बेचो, ठीक है ना। तो उससे रोकथाम के लिए क्या होता है, कंट्रीज जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। मतलब ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये लीगल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल प्रावधान है, ये लीगल प्रावधान है, ठीक है ना, WTO के अंतर्गत। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है, एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी होती है, CVD कहते हैं उसको, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है। वो कब लगाई जाती है? तो जैसे क्या होता है, कई बार अभी तो हमने देखा कि ये कम प्राइस में बेच रहे हैं, कम दाम गिरा करके बेच रहे हैं, मतलब भले प्रोडक्शन में ज्यादा लगाओ लेकिन दाम गिरा देंगे। दूसरा होता है कि कई बार क्या होता है, कंट्री में सब्सिडी मिलती है, जैसे चाइना मान लो किसी चीज के लिए सब्सिडी दे रहा है, ठीक है ना। अब वो सब्सिडी के कारण उसका प्राइस उनको कम पड़ेगा वहां के प्रोड्यूसर्स को, है ना, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। तो जब कम प्राइस में मिलेगा तो वो जाकर के दूसरी कंट्री में सस्ता बेचेंगे। तो इस जब सब्सिडी के कारण किसी की वैल्यू घटती है तो दूसरी कंट्री जब प्रोटेक्शन के लिए कोई टैक्स लगाती है तो उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अभी क्या है, डंपिंग के कारण लगा रही, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, याद रखिएगा। गार्लिक के बारे में इस आर्टिकल में आया था। तो गार्लिक में ऑथर ने यहाँ पे गार्लिक के जितने भी फायदे हैं, जैसे उन्होंने लहसुन शीरपाक यानी कि लहसुन और दूध का एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि भैया रिस्पायरेटरी कंडीशन, एजमा, कफ, कॉमन कोल्ड, इन सब में बहुत ज्यादा वो होता है। गार्लिक वाटर यानी लहसुन और पानी का यूज, लहसुन फाटा जिसको बोलते हैं, इट्स अ टॉनिक फॉर डाइजेशन, अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। देन ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जो इसमें फ्लेवर होता है, पंजेंट फ्लेवर होता है, वो सल्फर जैसा एक कंपोनेंट होता है ना, उसके कारण आता है। क्या नाम है उसका? एलिसिन, ठीक है ना, एलिसिन याद रखिएगा, एलिसिन, इसको क्या बोलते हैं,
यस एलिसिन। तो एलिसिन आप याद रखिएगा, दिस इज द फ्लेवर जिस कारण से उसकी जो पंजेंट स्मेल आती है नॉल, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिशियल फैक्टर्स हैं जो कि हैं। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गार्लिक का, ये भी ऑथर ने बताया, सेकंड लार्जेस्ट। एंड रिया वैन करके एक वेराइटी है जो कि नीमच रतलाम मध्य प्रदेश से आती है, रिया वैन है ना, रिया रिया वैन, ठीक है। दिस इज अ वेराइटी विच कम्स एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे थंजावुर के बारे में लिखा है, देखो थंजावुर क्या है, थंजावुर इज इन तमिलनाडु, इट इज फेमस फॉर मेकिंग वीणा, याद रखिएगा वीणा बनाते हैं ये लोग। और थंजावुर वीणा जो होता है, थंजावुर वीणा, इट इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री टू गेट द जीआई टैग। तो थंजावुर वीणा जो है वो पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इस कंट्री का जिसको जीआई टैग दिया गया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये थंजावुर वीणा। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ वीणा, यहाँ पे ऑथर ने 4 तरीके की वीणे बताए, एक रुद्र वीणा, दूसरा विचित्र वीणा, तीसरा रुद्र वीणा, विचित्र वीणा हो गए। एंड रुद्र वीणा जो होता है एंड विचित्र वीणा जो होता है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। देन सरस्वती वीणा एंड चित्र वीणा, तो सरस्वती एंड चित्र वीणा जो होता है वो कार्नेटिक क्लासिकल, यानी जो साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां के लिए है, ठीक है ना। एंड सरस्वती वीणा बनाने का केवल एकमात्र जगह जो है वो थंजावुर है, तो दैट इज वन थिंग जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं। सेंटर प्लान्स टू बूस्ट 2G इथेनॉल प्रोडक्शन, सेटअप एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अब देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अभी आर्टिकल है। अभी सेंटर ने एक हफ्ते पहले बायो E3 पॉलिसी लेकर के आए थे, है ना, याद रखिएगा, आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने बायो E3 पॉलिसी। अब क्या होती है बायो E3 पॉलिसी, तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बोलते हैं बायो E3 पॉलिसी को, ठीक है ना। अब इसमें उन्होंने 2-4 चीजें बोली हैं, कौन कौन सी चीजें, कि उन्होंने कहा कि भैया ये बायो फाउंड्रीज बनाएंगे, सेटअप करेंगे। बायो फाउंड्रीज क्या होता है, ये प्रोड्यूस करती हैं बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड फीड स्टॉक एंड कैटलिस्ट। बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप करेंगे क्या, फीड स्टॉक, मतलब कि जो जानवरों में खाना जाता है या फिर जिसके थ्रू फिर इथेनॉल बनाया जाता है ना, क्योंकि फीड स्टॉक से ही तो हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो दैट इज थिंग बायो E3 पॉलिसी में, मतलब बायो फाउंड्री बनाने के लिए, ठीक है ना। अब अभी एक है एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब होता क्या, देखो मैं आपको सिंपल बताऊं कि जब आप मतलब फीड स्टॉक से इथेनॉल बनाने की कोशिश करते हो, फीड स्टॉक से मतलब कि जो जानवरों का खाना है, जो खाना है, उससे जब इथेनॉल बनाने की कोशिश करते हो तो उसको इथेनॉल बनाने के लिए एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स लगते हैं और वो एंजाइम्स जो है इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है, एंजाइम्स इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इसलिए अब ये एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाला है, पहला जहां तक है मनेसर हरियाणा में सेटअप होगा, मानेसर हरियाणा में। ऑलरेडी हमारे यहाँ 2G इथेनॉल प्लांट सेटअप हो चुका है, कहाँ पे सेटअप हो चुका है, तो आप लोग को पता होगा मथुरा में हमारा, आई थिंक पानीपत में है, मथुरा में है ना, तो यहाँ पे हमने सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। पानीपत में किया, देखो लिखा था पहला जो IOCL ने सेटअप किया था फर्स्ट 2G इथेनॉल प्लांट, वो पानीपत में किया था। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेंगे, एंजाइम्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वी विल डू दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।